दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे जो ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत पे दो तरह से शासन किए थे। मतलब शासन करने में उन्होंने दो तरह के एक्ट किए थे। एक तो कंपनी का शासन था, एक ताज का शासन था। तो कंपनी के शासन को तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि कंपनी के शासन में कैसे कैसे कंपनी ने एक्ट लाए और कैसे कैसे इन्होंने भारत पे अपने अधिकार किए, कैसे कैसे शासन किया, उसके विषय में हमने डिस्कशन किया था। तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं ताज का शासन 1858 से 1947। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम सभी लोग डिस्कशन करते हैं। पहले जो हमने पुराना पढ़ा था पिछला पार्ट 1 में, उस पर थोड़ा सा एक रिवीजन मारते हैं, क्विक रिवीजन। चलिए दोस्तों, पुरानी जो पार्ट 1 की वीडियो थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी का शासन, एक बार उस पर क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक तो बंगाल का गवर्नर बन गया था। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया था कि बंगाल का गवर्नर बना था और उनके लिए 4 सदस्य रखे गए थे। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है दोस्तों, पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो मद्रास बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीन हो गए थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा है कि इसी एक्ट के थ्रू 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें इनकी सहायता के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए थे। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता था, मैंने आप सबको बता दिया था कि जो जितने भी कंपनी के व्यापारिक कार्य थे उसको हैंडल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बस आप इस पॉइंटों को याद रखिए, आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये। उसके बाद आया 1700 इसी के संशोधन करके 1781 का आया संशोधन अधिनियम, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून। इसमें क्या हुआ था, जो 1773 की खामियां थी उसको दूर करने के लिए ये एक्ट आया था। ठीक है, क्या था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थे उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। उसके अलावा राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली के मामले भी क्षेत्राधिकार से बरी कर दिए गए थे। तो जो कलकत्ता के निवासी थे उनको इस न्याय के अंतर्गत रखा गया। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था, न्याय के अंतर्गत रखा गया। जैसे कि कोई हिंदू था, हिंदू को हिंदू के रूल के हिसाब से सज़ा दी जाती, तो मुसलमानों को उनके मुसलमानों के रूल के हिसाब से सज़ा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, और एक प्रांतीय न्यायालय की अपील जनरल काउंसिल के यहाँ ही दायर होगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर होगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आया 1793 का चार्टर कानून। उससे पहले एक आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें क्या था कि द्वैत शासन की व्यवस्था स्थापित थी। अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चल रहा था हमारा, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी चलेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस में पढ़िए कि पहले बंगाल का राज कैसे चल रहा है। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जिसकी सहायता के लिए, भाई अकेले तो काम नहीं कर सकता ना, उसकी सहायता के लिए 3 और +1 मतलब टोटल 4 सदस्यों की सदस्य बनाए गए। ठीक है, और जो बम्बई और मद्रास के वो उसके अंदर में आ गए, और उस टाइम न्यायालय की स्थापना हो गई इसके लिए। धीरे धीरे कैसे चला ये देखिए। फिर उसको संशोधन किया। अब इनको लगा कि गवर्नर जनरल को ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए, तो इन्होंने उसको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। अब इन्होंने क्या कहा कि जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे उसको अलग कर दिया और जो प्रशासनिक कार्य थे उसको अलग कर दिया। इसलिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से था ही, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1774 से जो था पिट्स इंडिया एक्ट में के थ्रू द्वैत शासन की व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। किसकी? द्वैत शासन की व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद अब देखिए धीरे धीरे कैसे आ रहा। अब आएगा 1793 का चार्टर कानून। अभी तक हमने पढ़ लिया, गवर्नर जनरल आया, उच्च न्यायालय बन गए और द्वैत शासन की व्यवस्था स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी तक क्या था, एकाधिकार चल रहा था। मैंने आपको बताया था एकाधिकार क्या होता है। पिछली वीडियो अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, पार्ट 1। तो 1793 में एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और कमांडर इन चीफ के काउंसिल के सदस्य की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। 2 पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आया 1813 का चार्टर कानून, जिसमें क्या एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी उसको ये सोच रहा होगा कि एकाधिकार यहाँ भी है और एकाधिकार 20 वर्ष के लिए एकाधिकार समाप्त हो गया, ये एकाधिकार है क्या? तो इसके लिए अब हमें पुरानी वीडियो बनाई थी मैंने, पार्ट 1, उसको देखिए जाके। ठीक है, एकाधिकार समाप्त हुआ कब? 1813 के चार्टर कानून में। चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार को बाहर रखा। ईसाई मिशनरी आए, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार कर देने का दंड हुआ। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम फिर आया, इसमें इसको सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं। अच्छा दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कशन करना भूल गया था कि सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहते हैं इसे। ठीक है, इसे सेंट हेलेना एक्ट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू जो अंग्रेज़ के अंडर में जो हमारा दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे टापू था सेंट हेलेना,
ठीक है, वो अंग्रेज़ों के अंदर में आता था जब, लेकिन जब ये एक्ट आया, उस एक्ट के थ्रू ये जो सेंट हेलेना द्वीप था, ये आइलैंड जो था, आइसलैंड, ये ब्रिटिश ने वापस ले लिया, इसलिए इसे सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसका था कि भारत का जो गवर्नर जनरल अभी तक चल रहा था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना देगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। ठीक, कब 1833 में एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो चीन और चाय के साथ भी रखा था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल पहली बार विधि सदस्य यानी लॉर्ड मैकाले जो थे विधि सदस्य रखा गया। ठीक है, पुराने कानून को नियामक और नए कानून को एक्ट बोलते थे। ठीक है, क्लियर। फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या था, लास्ट टू एक्ट था। ठीक है, गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद में 6 नए सदस्य चुने गए। ठीक है, गवर्नर जनरल में विधान परिषद के लिए 6 नए सदस्य चुने गए दोस्तों। ठीक है, अभी तक कैसे चला, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल आया, फिर बंगाल के बाद तो उसके लिए 7 सदस्य रखे गए, फिर द्वैत शासन की व्यवस्था आई, फिर 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब 1853 में गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया गया और 6 नए पार्षद जोड़े गए, और इस 6 नए पार्षद में 6 में से 4 का चुनाव बम्बई, बंगाल, मद्रास और आगरा के स्थानीय प्रांतों से। 1854 में एक मैकाले समिति बनी सिविल सेवा की शुरुआत के लिए। तो इतना डिस्कशन हमने कर लिया क्विक रिवीजन में दोस्तों। तो दोस्तों हमने पुराना रिवीजन कर लिया कि कंपनी का शासन में कैसे कैसे एक्ट आया, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कशन कर ली। तो चलिए अब हम चलते हैं कि ताज का शासन क्या था। ठीक है, ताज का शासन क्या था, जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी का शासन और ताज का शासन क्या था, क्लियर था पूरी तरह से वीडियो में। ठीक है, अब ताज के शासन में सबसे पहला जो अधिनियम आया था, वो आया था आपको 1858 का अधिनियम। कौन सा, 1818 का अधिनियम। ठीक है, 1818 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 1818 अधिनियम ये है क्या, सुनते चलिए। ठीक है, क्या था, देखो, इस महत्वपूर्ण कानून का जो निर्माण था 1857 विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था, आप सबको मालूम होगा। ठीक है, अब क्या था कि जो भारत का शासन था ना, उसको अच्छा बनाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया कि भारत के शासन को और अच्छे से बना दिया जाए। तो इस अधिनियम के बाद क्या था कि जो कंपनी का शासन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्या हो गया, जो कंपनी का शासन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया इस अधिनियम के बाद। ठीक है, तो इस अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहला पॉइंट हम दोस्तों डिस्कस करते हैं कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जैसा कि मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, अब भारत का जो शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। और अभी तक जो गवर्नर जनरल हो रहा था भारत का, हमने पढ़ा था ना कि 1773 में गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, अब क्या है, 1858 के अधिनियम में जो है गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दे दिया गया। क्या दे दिया गया, वायसराय का, यानी जो गवर्नर जनरल के पद का नाम था उसको बदल के वायसराय कर दिया गया। जो पहला वायसराय बना वो हमारा बना लॉर्ड कैनिंग। कौन बना हमारा, लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बना। और क्या दोस्तों, अब ये जो लॉर्ड कैनिंग था, ये जो वायसराय था, ये क्या करता था, ये जो था वायसराय, ये भारत में ब्रिटिश ताज का जो था ना, उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। मतलब अब ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, महारानी जो थी उनका ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। कौन, वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इस एक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है कि द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। याद रखिएगा, पहला पॉइंट, भारत शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, वायसराय गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिएगा। दूसरा पॉइंट कि द्वैत शासन प्रणाली समाप्त हो गई। द्वैत शासन प्रणाली मालूम है ना कि 1773, रिवीजन करते चलिए मेरे साथ, कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके थ्रू भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बना था और उसी टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था। ठीक है,
और फिर जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें क्या था, द्वैत शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई थी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बना था, ठीक है। तो अब 1858 के जो अधिनियम था उसमें द्वैत शासन प्रणाली समाप्त हो गई, मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब इसी एक्ट में एक नए पद का सृजन हुआ, किसका, एक नए पद का सृजन हुआ, वो था भारत का राज्य सचिव। कौन था, भारत का राज्य सचिव, ठीक है। जो भारत का राज्य सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का भी सदस्य था, ठीक है। यानी एक कह सकते हैं कि नए पद का सृजन हुआ, ठीक है, जो भारत का राज्य सचिव नाम दिया गया, ठीक है, जिसने क्या किया, जो भारत की जो प्रशासन व्यवस्था थी ना, उस पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसको दी गई, ठीक है। भारत पे संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसको दे दी गई, किसको, भारत के राज्य सचिव को, ठीक है। अब ये क्या था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी था, यानी हम कह सकते थे ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था इसका, ठीक है, किसका, राज्य सचिव का। 3 पॉइंट हैं कि वायसराय आया, देश शासन प्रणाली समाप्त हो गई, नए पद का सृजन हुआ भारत के राज्य सचिव। और अब देखो ये अकेले तो कर नहीं सकता, जैसे हमने पढ़ा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्य बनाए गए थे। ठीक उसी प्रकार जब भारत में राज्य सचिव आया तो इसकी सहायता के लिए भी 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई, सलाहकारी परिषद बनाई गई। यह एक निगमित निकाय था। निगमित निकाय मतलब जानते हैं दोस्तों, निगमित निकाय मतलब जो होता है एक रूल्स, एक कानून के एक्ट बनता था, ठीक है। यह मतलब एक कानून के तहत है कि भारत के जो सचिव का परिषद का गठन है एक निगमित निकाय था, ठीक है, जिससे क्या है कि भारत इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, ठीक है। निगमित निकाय का मतलब होता है कि एक रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कंपनी के जो नियम है, लॉ के अकॉर्डिंग एक निगमित निकाय बनाना है। जैसे निगमित निकाय में आपका ये जो प्राइवेट, एक प्रकार से प्राइवेट कह सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ होती है ना प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट में कई तरह के होते हैं, उसी तरह से एक निगमित निकाय था, मतलब स्थायी नहीं था, एक निगमित निकाय था, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि जो 1857 का अधिनियम था ना, इसका जो मेन उद्देश्य था, जो प्रशासनिक मशीनरी थी हमारी, प्रशासनिक मशीनरी में जो सुधार था वो इसके माध्यम से कंट्रोल किया गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम पे, किस पे, 1865 के भारत अधिनियम में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1857 की महान क्रांति हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ऐसा महसूस किया कि जो भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें भारत के प्रतिनिधि यानी भारतीय लोगों का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस एक्ट को लेकर 1861 में, इसमें उन्होंने कुछ बातें की कि अब कानून निर्माण में भारत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, ठीक है। इसी के तहत जो वायसराय थे उनको ये शक्ति दी गई कि वो किसी को अस्थायी रूप से नामांकित कर सकते थे, गैर सरकारी सदस्य के रूप में कह सकते हैं, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने 1862 में, यानी जो लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, उन्होंने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, मेरे साथ याद करते चलिएगा। अभी हम सारी चीज़ रिविजन करते जा रहे थे कि हम पुराने को भी रिलेट कर रहे हैं ना दोस्तों, कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल आया, 1833 से भारत का गवर्नर जनरल बना, 1858 में वायसराय बना, और वायसराय के बाद राज्य सचिव बना, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की कार्यकारी सलाहकारी परिषद बनाई गई। फिर लगा ब्रिटिशों को कि अब हम अकेले नहीं कर सकते, भारतीयों की नीड है, तो उन्होंने भारतीयों को कानून निर्माण में प्रतिनिधि में शामिल किया, जिसमें वायसराय ने 3 लोगों को शामिल भी किया। उसके बाद क्या था, इसी अधिनियम में जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। तो हमने शॉर्ट में लिखा कि मद्रास याद करने के लिए मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति दी गई, जिससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, क्लियर है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसी के टाइम क्या हुआ था, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, बताया था। लेकिन फिर से वापस 1861 में उनको वापस विधायी शक्ति बनाने की शक्ति दे दी गई। याद रखना 1773 से 1861 के बीच में क्या रिलेशन बढ़ रहा है, याद करते चलिए, ठीक है ना। उसके बाद की बात करेंगे कि इसी एक्ट के थ्रू विधान परिषद का गठन हुआ, किसका, विधान परिषद का गठन हुआ। कहाँ पर गठन हुआ, कि बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में 3 जगह विधान परिषद का गठन हुआ, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, एक तो 1862 में हुआ बंगाल में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 में हुआ और पंजाब में 1897 में हुआ। कहाँ हुआ पंजाब में,
1897 में हुआ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में, इन तीनों में क्रमशः अगर बात करें तो 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। ठीक है, अब इसका जो चौथा पॉइंट है दोस्तों कि इसने वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। किसने? इस एक्ट ने। ठीक है, प्रदान कर दी। तो इसी से ही जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसको पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। इसके अंतर्गत क्या था कि जो वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब अगर कोई सदस्य है तो वो एक से अधिक सरकारी विभाग को संभाल सकता था। ठीक है ना, और उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है ना, क्लियर है। और एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अध्यादेश जारी करना। क्या? अध्यादेश जारी करना। इस एक्ट में वायसराय को अध्यादेश जारी करने के लिए विधान परिषद की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना उसकी अनुमति से वो अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसकी अवधि 6 माह थी। जिसकी अवधि 6 माह थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो हमने पढ़ लिया 1858 में क्या हुआ, सीक्वेंस पढ़ते चलिए। 1858 में वायसराय बना, उसकी और राज सचिव बना, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, उसके लिए 15 सदस्य बने और देश शासन की प्रणाली समाप्त हो गई। फिर 1861 में कानून निर्माण के लिए भारतीयों को सहायता मिली। ठीक है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, विधान परिषद का गठन भी हो गया और पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई, अध्यादेश जारी किया गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं 1861 के बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम। हालांकि दोस्तों ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेंगे कि क्या पता क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में, और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता को इस प्रकार हम कर सकते थे कि इसके माध्यम से केंद्र में और जो प्रांतीय विधान परिषद है, समझे ना, एक केंद्र में थी और एक प्रांतों में भी थी, उनमें गैर सरकारी जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यहाँ हमने लिखा है ना कि संख्या बढ़ाई गई, शॉर्ट में लिखा। जब हम आपको ये थ्योरी बता देंगे तो अगले बार आप तुरंत रिवीजन कर सकते हो कि केंद्र में और प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ठीक है, बहुमत किसका? सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ठीक है, तो क्लियर है ना। गैर सरकारी सदस्य मतलब प्राइवेट एक प्रकार से, सरकारी सदस्य नहीं होते थे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या था, इस एक्ट में, इस अधिनियम में विधान परिषद के जो कार्य थे उसमें भी वृद्धि कर दी गई। अब विधान परिषद के लोग बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत भी किया था। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स याद रखना। केंद्र में प्रांतों में संख्या बढ़ी, किसकी संख्या बढ़ी? बता चुका हूँ कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की। ठीक है, और तीसरा है कि विधान परिषद बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का भी अधिकृत हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी जो सदस्य थे उनके नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों को अधिकृत किया, यानी शक्तियों का प्रावधान किया। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। आई थिंक आप सब याद करते चलिए, साथ में मेरे साथ याद होता रहेगा, मैं रिवीजन कराता चलूँगा। 1773 पढ़ लिया आपने। ठीक है, 1801 और उसके बाद सारे वो पढ़ लिए, फिर 1858 पढ़ा, 1861 पढ़ा, 1892 पढ़ा। अब आएगा 1909। कौन सा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है दोस्तों ये, इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। क्यों? इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आपको भी धीरे बताएंगे। क्यों इस अधिनियम को मॉल मिंटो सुधारी बोलते हैं? ठीक है, नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो भारत का राज सचिव था वो लॉर्ड मॉर्ले था और वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था, इसलिए इसे मॉल मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो क्या था, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार चल रहे थे ना, उनके आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी गई। क्या वृद्धि कर दी गई? जो केंद्रीय परिषद है उसमें संख्या 16 से 60 कर दी गई और प्रांतों में समान नहीं रखी गई। शॉर्ट में पढ़िए, पूरा नहीं पढ़ना, एक बस पॉइंट याद करिए। केंद्रीय परिषद में 16 से 60 हो गई और प्रांतों में संख्या समान नहीं थी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि इनमें दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा भी बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? क्या दायरा? विधान परिषद के कार्य का दायरा कैसे बढ़ा? अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार मिल गया।
ठीक है, यानी अब वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, पूछा जाता। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? तो 1909 के अधिनियम में मिला था विधान परिषद को। ठीक है, और इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार क्या हुआ, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय तथा गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, मतलब जैसे कानून हो गया, या फिर कहते हैं जैसे कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा जिन्हें प्रथम विधि सदस्य बनाया गया, जो प्रथम विधि सदस्य बने थे, ठीक है, उन्हें प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए प्रथम विधि सदस्य कौन बना था? तो सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा बने थे। ठीक है, और दोस्तों चौथा पॉइंट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसी एक्ट में मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, मतलब चुनाव सांप्रदायिकता के आधार पे। ठीक है, तो इसी का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे बोलते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लॉर्ड मिंटो को। याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या था, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान क्या था कि इसके अंतर्गत क्या था कि जो मुसलमान सदस्यों का चुनाव है ना, वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मुसलमानों का चुनाव होगा तो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता की वैधानिकता को प्रदान कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है। और एक और इसका टॉपिक जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसने क्या किया ना, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो थे, विश्वविद्यालय थे और जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। ठीक है, इतना नहीं पूछा था, लेकिन याद रखिएगा कि अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। ठीक है, अब उसके बाद है इसका इम्पोर्टेंट है 1919 का भारत अधिनियम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है बताते हैं अभी। ठीक है, इसको मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। ठीक है, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1919 को मॉडले मिंटो सुधार बोलते हैं कि 1919 को मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। ठीक है, मतलब याद नहीं हो पाता, भूल जाता, कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड बड़ा नाम है, यानी ये बाद में आया 1919। 1909 कम है, छोटा है, इसका मतलब मॉडल मिंटो। ठीक है, याद करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मॉन्टगे चेम्सफोर्ड जानते हैं कि सचिव मॉन्टगे थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, इसलिए इसको बोला गया। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 का क्या था कि केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद को अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, यानी अभी केंद्र थे या प्रांत थे, सब अपनी सूची पे बना सकते थे। यानी इसमें क्या था, जो प्रांत थे ना, प्रांतों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये जो एक्ट था 20 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया, जिसका उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इस एक्ट का उद्देश्य था, इस अधिनियम का उद्देश्य था। तो पूछा जा सकता है कि उत्तरदायी सरकार बनाने स्थापना का श्रेय किस अधिनियम को जाता है? तो 1919 के अधिनियम को। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला कि 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 को लागू हुआ। ये 1919 को तो बनाया गया, लेकिन लागू कब हुआ? 1921 को हुआ। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर और उसे पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, यानी कैसे कम किया गया? केंद्रीय और प्रांतों की परिषद के अपनी सूची पे विधान बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें प्रांतीय विषयों को, जो प्रांत विषय थे, उसे 2 भागों में विभक्त किया। पहला हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था उसके थ्रू प्रांतों को दैत शासन की व्यवस्था प्रकार से स्टार्ट हो गया। यानी प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित जो होता था उस पे विषय पे गवर्नर का शासन होता था, और आरक्षित जो होता था उस पे कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ठीक है, हस्तांतरित क्या होते थे आपके, अगर हस्तांतरित विषय की बात करें तो जैसे आपका आरक्षित में तो शिक्षा हो गई, आरक्षित में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब विषय हो गए, और हस्तांतरित में कानून आ जाता, कानून हो गया, पुलिस हो गया, ये सब हस्तांतरित के विषय थे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है।
अब इस अधिनियम ने, तीसरा पॉइंट, इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की किसने? इस अधिनियम ने, इसी अधिनियम ने, 1919 के अधिनियम ने। क्या था कि विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया और इन दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया और दोनों सदनों के जो बहुसंख्यक सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद है इसमें पृथक निर्वाचन का सिद्धांत भी आया। कैसे? इसने क्या किया, सांप्रदायिक आधार पर, जैसे सिख हो गए, भारतीय ईसाई हो गए, आंग्ल भारतीय हो गए और यूरोपीय हो गए, इनके लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को इसने विस्तारित कर दिया। यानी अभी तक हमने पढ़ा था कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन के जनक किसे बोले गए? लॉर्ड मिंटो को बोला गया। अब क्या है, इस निर्वाचन के सिद्धांत को और ज़्यादा विस्तारित कर दिया गया। ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कानून, संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किए गए। ठीक है। और इस कानून ने लंदन में उच्चायुक्त भी नियुक्त किया गया। क्या किया गया? लंदन में उच्चायुक्त भी नियुक्त कर दिएगा इसी कानून के द्वारा। ठीक है ना, सृजन किया गया। क्लियर है ना दोस्तों। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका क्या है कि केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया 1919 में। याद रखिएगा, जो केंद्रीय बजट है और राज्य बजट है उसको 1919 के अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया। ठीक है। और एक वैधानिक आयोग का भी गठन हुआ इसी के अंतर्गत और 10 वर्ष की बाद जांच करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी इस वैधानिक आयोग को। क्लियर है ना दोस्तों। तो 19 के इम्पोर्टेंट टॉपिक हो कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्माण और प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, लंदन में उच्चायुक्त हो गया, संपत्ति से कर, शिक्षा के आधार पर मताधिकार प्रदान किए गए, प्रांतों को 2 विषयों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय में। ठीक है। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है। केंद्र और प्रांतों को विधान परिषद की अपनी अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमारे अधिनियम 1909, 1919 और 1861, 1892 में कैसे कैसे हुआ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935। जैसा कि आप सबको मालूम है हमारा संविधान की अधिक पॉइंट, बहुत ज़्यादा पॉइंट इसी अधिनियम से लिए गए हैं, इसमें क्या था, 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। याद रखिएगा, 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। ठीक है। क्लियर है ना दोस्तों। ठीक है। क्या था, ठीक है, इसने क्या किया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ठीक है। जिसमें राज्य हो और रियासत हो को एक इकाई की तरह ही माना। मतलब एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, चाहे फिर वो राज्य हो या फिर रियासत हो, उसको एक ही इकाई की तरह माना। ठीक है। और इसी अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई। कौन सी? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची 59 विषय होते थे, राज्य सूची में 54 विषय होते थे और समवर्ती में 36। याद रखिएगा, 59, 54, 36, 59, 54, 36। मेरे साथ बोलिए, 59, 54, 36, 59, 54, 36, 59, 54, 36। संघीय सूची 59, राज्य सूची 54, समवर्ती सूची 36। ठीक है। तथा जो अवशिष्ट शक्ति थी वो वायसराय को दे दी गई। किसको दे दी गई? वायसराय को दे दी गई। क्लियर है ना। तो यह जो संघीय व्यवस्था थी कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है। अब क्या है, इस अधिनियम का एक और इम्पोर्टेंट है कि द्वैत शासन समाप्त हो गया। द्वैत शासन जैसे हमने पढ़ा था ना अभी कि प्रांतों को डिवाइड किया गया हस्तांतरित और आरक्षित रूप में ना, तो वो सिस्टम समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी, मतलब स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है। तो समझ सकते हैं कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतियों को स्वायत्तता का शुभारंभ किया। ठीक है। क्या था, आपकी जो राज्य थे ना वो अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त
अधिनियम ने क्या किया, जो राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी की। यानी कह सकते हैं कि जो गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए, यानी जो गवर्नर था उसको राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी जो मंत्री की सलाह पर काम करना आवश्यक था। ठीक है, यानी अब जो गवर्नर हो गया वो राज्यों की विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पे काम करना आवश्यक हो गया उसके लिए। तो कह सकते हैं कि जो यह व्यवस्था थी, ये व्यवस्था जो थी ये 1937 से 1939 तक चली। मतलब 1937 में शुरुआत हुई, 1939 में समाप्त कर दी गई। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ, मतलब लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, संघीय विषयों को स्थानांतरित और अच्छे विषयों में विभक्त करना, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, इसी अधिनियम में 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। मतलब विधान परिषद, जैसे अभी हम जानते हैं ना कई राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, उसी तरह 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, बम्बई, असम, मद्रास, संयुक्त प्रांत। बंगाल, बिहार, बम्बई, 3 बार बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम में विधान परिषद विधानसभा बन गई। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो इसी अधिनियम के तहत हुई। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। क्या हुई? 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। ठीक है, इसी के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा और साख नियंत्रण करने के लिए जो था ना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, मैंने बताया आपको। ठीक है ना, क्लियर है। और 1900 ये पूछा जाएगा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किसके थ्रू हुई? 1935 के अधिनियम के थ्रू हुई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं 1947 के अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसा कि दोस्त हम जानते हैं कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को भारत जो था वो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा भारत में। ठीक है, इसके बाद उत्तरदायी इसके बाद सत्ता का जो उत्तरदायित्व है ना वो भारतीय के हाथों में सौंप दी जाएगी। अब जब ये घोषणा हो गई ना, इस घोषणा पर मुस्लिम लोग ने आंदोलन कर दिया। क्यों आंदोलन कर दिया? उन्होंने कहा कि भारत के विभाजन की बात कही है। ठीक है, आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात उन्होंने कहा। क्यों आंदोलन किया? कि हमें भारत का विभाजन चाहिए, हमें अपना एक देश चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, उसकी मांग की। तो 3 जून 1947 को क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने, किसने? 3 जून 1947 को, 3 जून, मैंने इसमें नहीं लिखा लेकिन आप लोग याद रखिएगा, 3 जून 1947 को क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में जो संविधान सभा गठन बनाया जाएगा वो उन क्षेत्रों पे लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कब? 3 जून 1947 को ब्रिटिश ने ये स्पष्ट किया कि जो चाहे वो उस संविधान को स्वीकार कर सकते, जो नहीं चाहेंगे वो स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, फिर 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारत के विभाजन की योजना पेश की। कब? 3 जून 1947 को, जिसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं क्योंकि इन्होंने पेश किया था। ठीक है, इस योजना में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया इस योजना को। ठीक है, इस प्रकार ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन के लागू हो गया। क्लियर है। अब फाइनल क्या था, लागू हो गया। ठीक है ना, क्लियर है, लागू हो गया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी विशेषता क्या थी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आता है माउंटबेटन योजना क्या थी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या थी, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसी के थ्रू भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में सृजन कर दिया गया। ठीक है, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया।
तथा दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद को सृजन कर दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल पद को रखा गया, लेकिन जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्रीय कैबिनेट की सिफारिश पे ही की जा सकती थी। ब्रिटेन के नए राज की सिफारिश पे ब्रिटेन के ताज को ही करनी थी, ठीक है, लेकिन इस पे ब्रिटिश सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था, ठीक है। अब ब्रिटेन में भारत का जो सचिव का पद था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसने शाही उपाधि जैसे भारत का सम्राट शब्द को समाप्त भी कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से 1947 का ये अधिनियम हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, 14, अब आगे की बात ये थी कि 14 और 15 अगस्त 1947 को हम जानते हैं कि मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। कब? 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि को, ठीक है। और समझ शक्ति जो थी दोनों स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को दे दी गई, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, ठीक है। और 1946 में संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है दोस्तों। तो आप सबको समझ में आ गया कि हमें कंपनी का शासन कैसा था और ताज का शासन के कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। दोस्तों मैंने एक बार आपको स्पष्ट कर दिया, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मेरे नोट्स को पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है कि आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे या कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको ये जो है ना 3-4 पेज 5-5 पेजों में आपको मिलेगा, आपको याद करना भी कठिन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इस सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके केवल 2 पेज में लिखा वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। बस 2 टॉपिक्स हमने अलग एक पेज में कर दिया, थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसलिए कर दिया था, लेकिन बस आप 2 बार रिवीजन करोगे आपको पूरा दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। यानी एक बार आप केवल पढ़ लोगे पूरा थ्योरी अच्छे से, उसके बाद केवल आप इसको याद करते रहोगे, रिवीजन के लिए आपके लिए समय बचेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अभी क्या होता है हम इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। सही बात है, जब जितना ज़्यादा पढ़ते चले जाओगे तो रिवीजन कैसे करोगे। तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में किया कि खाली आप की पॉइंट्स को याद करिए, आपको पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरा भी सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा 2 टॉपिक्स पे लाऊँगा। एक तो मैं इतने बीच में कितने गवर्नर जनरल, कितने वायसराय और कितने भारत के गवर्नर जनरल बने उन सब का नाम लेके आऊँगा, उनको याद करने की ट्रिक भी लेके आऊँगा कैसे उनको याद किया जाए, ठीक है। और साथ में ही उसके बाद या पहले भी ला सकता हूँ या बाद में ला सकता हूँ, दोनों टॉपिक मैं ले आऊँगा, कोई भी वीडियो पहले ला सकता हूँ। ये जितना हमने पढ़ा इस पे क्वेश्चन आंसर, इस पे क्विज, क्योंकि पढ़ने के बाद हमें कितना याद हुआ इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि वीडियो को, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए हम चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।